अब हम आगे देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप क्या होता है भाई? एलोट्रॉप क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ साथ कुछ और भी आ सकता है, जैसे हाइड्रोजन आ सकता है। तो मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर उसके बाद सी एच टू, इसको आगे आप पढ़ोगे इथेन बोलते हैं इसको। तो ये एक कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक। ये एलोट्रॉप नहीं है। एलोट्रॉप का खासियत होता है कि उसमें सिर्फ कार्बन ही होगा, कार्बन के सिवाय कोई और एटम तीसरा नहीं होगा। तो सारे के सारे आसपास जितने भी चारों इसके तरफ होंगे वो कार्बन होंगे, तो उसको हम एलोट्रॉप बोलते हैं। तो भाई एलोट्रॉप में अब आपको देखने को मिलता है डायमंड। तो ये वाले आपको समझ आ गए पॉइंट। तो एलोट्रॉप क्या है? पहला है डायमंड, ठीक है ना, डायमंड है एक। फिर उसके बाद एलोट्रॉप एक और है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप है। फिर उसके बाद एक और एलोट्रॉप आपको देखने को मिलता है फुलरेंस। तो ये एलोट्रॉप है कार्बन के। अच्छा, कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन जब जुड़ रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। देखो, खुद बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग होता है, आपस में जो जुड़ा हुआ बॉन्ड होता है बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें कि उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो वीक होता है या कम होता है। क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है ना, जैसे ये मीथेन है, इनके बीच वाले बॉन्ड अच्छे हैं, लेकिन ये दूसरे मीथेन के साथ कितना कांटेक्ट में कितना स्ट्रेंथ रखता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये वाला जो फोर्स है ये वीक होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। डायमंड के बारे में बात करें तो एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है। चार कार्बन से जुड़ा होगा, हर एक कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे ना सब चार चार कार्बन से जुड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह का आपने स्ट्रक्चर बना लेना है। तो ये अपना एक एग्जांपल है डायमंड का, और ये 3D ज्योमेट्री होती है। ये एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको नॉन प्लेनर बोला जाता है। नॉन प्लेनर बोला जाता है। और नॉन प्लेनर के साथ साथ ये सबसे, जो ग्रेफाइट डायमंड है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। तो हार्ड मटेरियल है ये, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से फेमस है, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो है, एक ग्रेफाइट एटम वो तीन बॉन्ड बनाता है, चार नहीं बनाएगा, वो तीन ही बनाएगा। तो इस तरह से इसके पहले हेक्सागन बना दो। हेक्सागन मतलब हो गया छह कार्बन की रिंग, ठीक है ना, छह कार्बन की रिंग, और हर एक के अंदर चार ही बॉन्ड, तीन ही बॉन्ड बनेंगे। बाकी साइड वाले से क्या जुड़ा होगा, एक और कार्बन जुड़ जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह का एक और, सब कार्बन कार्बन जैसे हेक्सागन की रिंग बनाते जाना है, और इस तरह से जोड़ते चले जाना है हर एक। अब इस कार्बन के साथ आगे कंटिन्यू, ये तीन हो गए ना, एक जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, और ये 2D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एक डॉटेड लाइन, नीचे की तरफ भी डॉटेड लाइन, तो एक और लेयर बना देनी नीचे, ठीक है ना आपने, ये ऐसे। इस तरह से ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इनके देखो, ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल में लगा होता है, जो आप लिखने के लिए यूज करते हो पेंसिल, उसमें भी है। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है ये 2D होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेनर। ये प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। 2D स्ट्रक्चर है, प्लेनर है, और ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मजा आ गया। देखो, पेंसिल पेंसिल के अंदर क्या होता है, लीड सीड नहीं होता है, वो बकवास करते हैं बच्चे। तो लीड नहीं, वो ग्रेफाइट होता है, जिसकी वजह से आप लिख पाते हो। तो जो लिखते हो ना, तो वो यहाँ की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है, तो आपकी कॉपी पे छप जाता है, ठीक है। फुलरेंस के अंदर पेंटागन की रिंग होती है, मतलब पांच कार्बन होते हैं यहाँ पे, पांच ही कार्बन से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पांच कार्बन की कंपाउंड का रिंग बना देना है। इस तरह से पांच कार्बन आ गए, देखो, तीन दो पांच, पांच कार्बन वाली रिंग आपस में जुड़ते चले जाएंगे, और एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें याद रखने वाला पॉइंट है कि पांच रिंग वाले भी पेंटागन मिलते हैं, पेंटागन मिलते हैं, और हेक्सागन भी मिलेंगे, हेक्सागन भी मिलते हैं, ठीक है ना। हेक्सागन और पेंटागन दोनों होते हैं, मतलब छह रिंग वाले, छह कार्बन वाले रिंग भी मिलेंगे, और पांच वाले भी मिलेंगे। ये देखो, छह वाले भी मैंने बना दिए, ये इस तरह से।
6 वाले और 5 वाले दोनों मिलते हैं इसमें, तो ये एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बोला जाए तो पेंटागन हेक्सागन में कितने हैं, तो पेंटागन 12 होते हैं और हेक्सागन वाले जो है टोटल 20 रिंग होती है। टोटल इसका जो कार्बन यूज होता है 60 होते हैं। तो इसका नाम है पूरा बक मिस्टर फिलरेंस, ठीक है ना। तो बक मिस्टर फिलरेंस का ये एक स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट जो डिजाइन है इस तरह की, वो इस तरह की दिखती है। जो आर्किटेक्ट डिजाइन है वो एक है जियो डेसिक डोम शेप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसका ऐसा डिजाइन बोला गया है फुल रेंज ने, ठीक है ना, फुल रेंज जैसा है ये, ठीक है। अब जो है एलोट्रॉप्स के यूजेस के बारे में बात करें तो डायमंड हमारा कहाँ पे यूज किया जाएगा। डायमंड जो है हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है और स्ट्रांग भी है, कि इसका मतलब है डैमेज नहीं होता, खराब नहीं होता। तो इसकी तो ज्वेलरी बनाई जाती है ना, रिंग वगैरह आप बनाते हो वो सब देखते हो ना, रिंग वगैरह में यूज किया जाता है। सबसे बड़ी चीज तो और है एक, जैसे मान लो आपने देखा होगा रॉक्स वगैरह चट्टान वगैरह तोड़ने के लिए जो ड्रिल मशीन आती है ना, उसकी टिप पे डायमंड की निप लगाई जाती है, क्योंकि डायमंड पता है डैमेज नहीं होगा, इसीलिए ये लगाया जाता है इतना हिस्सा, ताकि कितना से कितना चट्टान मजबूत हो ये तोड़ ताड़ के उसको निकल जाए। अब डायमंड बनाने के लिए भाई क्या होता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अगर आप सप्लाई देते हो तब कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट जो होता है ना वही फिर डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड में, ठीक है ना, ये वाली बात। अब हम अगर बात करें ग्रेफाइट का यूज, तो जो ग्रेफाइट है वो कैसे यूज होगा, वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी पाउडर होता है, स्लिपरी भी है और स्मूथ भी है। तो अगर स्मूथ और स्लिपरी पाउडर है तो फिर हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो देखा जाए तो भाई इसको हम यूज कर सकते हैं लुब्रिकेंट की तरह, लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दो आगे सरफेसेस, इनके बीच में हम लुब्रिकेंट की तरह यूज करवा सकते हैं। और एक बड़ी बात आपने देख ही लिया, पेंसिल की जो सामने की निप है वो भी इसी से बनी होती है। तो पेंसिल्स के अंदर जो है यूज किया जाता है लिखने के लिए, राइट करने के लिए, क्योंकि इसकी वीक बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है। जो फुल रेंज है ना वो ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है, बस हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, तो उसके स्पार्क से जब करंट पास होती है तो स्पार्क होता है तो टूटते हैं, वो फुल रेंज छोटे छोटे बनते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कार्बन के बारे में कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, चेन, ये सब क्या होते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है एक जैसा, है कि नहीं, अगर एक जैसा सब कुछ हो जाए तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। तो मतलब अगर मैं कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड यूज करूं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं यूज करता, इस तरह से देखो सारे के सारे सिंगल, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से आप बैलेंस करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोजन लगाते जाओ, जितने भी कम हो हाइड्रोजन लगाओ। देखो एक तो पहले से था, 3 और लगा दिए, दो पहले से थे, 2 और लगा दिए। तो इस तरह से एक जैसे अगर बॉन्डिंग है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, वो सैचुरेटेड आ गया। अनसैचुरेटेड होता है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, अगर दो कार्बन के बीच में डबल आ जाए तो डबल बॉन्ड बोलते हैं, 3 आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बोला जाता है। ये दोनों के दोनों अनसैचुरेटेड। अब इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, क्योंकि 4 हो गए, इसको भी चाहिए 2, 4 हो गए, इसको चाहिए 1, इसको चाहिए 1, तो ये सब के सब अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं। अब हम क्लासिफाई करते हैं इसमें कि चेन क्या होता है, फिर उसके बाद ब्रांच क्या होती है, फिर उसके बाद रिंग क्या होते हैं, ये बात करते हैं, ठीक है ना। तो चेन का मतलब हो गया जैसे ये कार्बन है, इस तरह से कार्बन आपस में जुड़ते चले जाएंगे, इसको हम चेन बोलते जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ में बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 1 लगा हुआ है, 3 और चाहिए, इस पे 2 लगाने हैं, इस पे भी 2 और इस पे 3, बीच में आ जाए ना तो 2 लगाते हैं, किनारे किनारे 3, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो। अब ब्रांच का मतलब समझो, ये इस तरह से चलती जा रही है, देखो यहाँ 4 कार्बन थे, इस तरह से एक कार्बन मैंने बाहर लगा दिया तो ये एक लंबी सी लाइन आ गई और इसके बाहर एक निकलने वाला ब्रांच हो गया, ये वाला और ये वाला देखा जाए तो। अब यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करूं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बैलेंस करके देखते हैं कितने, देखो इस पे कितने लगाने पड़ेंगे, 3, इस पे कितना 1, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से थे, इस पे 3 और इस पे भी 3। कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 3, 3 6, 3 9 और 1 10, कार्बन है 4, कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है 10।
इधर भी देखो 4, 3 2 5 2 7 और 3 10, हाइड्रोजन 10। देखो फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, इसको हम बोलते हैं आइसोमर। इसको बोलते हैं आइसोमर। क्या डेफिनेशन आइसोमर की? फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट। फार्मूला सेम, एफ सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पूछी जा सकती हैं आपको। इनको देखा जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग आए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। अब रिंग के बारे में बात करें तो रिंग कैसे हो सकता है? जैसे ये एक 4 कार्बन है, मैंने इनको आपस में जोड़ दिया इस तरह से। देखो 4 कार्बन, यही 4 कार्बन, इनको ऐसे जोड़ दिया तो ये हो गया रिंग आइसोमर। तो इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे कोने पे मिटा दो। इन कोने का मतलब वैसे हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे देखो CH2, 2 बॉन्ड पहले से थे, CH2 और CH2 CH2। यहाँ पे भी देखो ये चेंज हो गया। अब ये आइसोमर नहीं है लेकिन, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो गया, C4H8 नॉट आइसोमर, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इसको हम अलग तरह का आइसोमर बोलेंगे बाद में, ठीक है ना। ये वाली चीज हो गई, मतलब इसके लिए फार्मूला सेम होना चाहिए तभी आइसोमर बनता है, फार्मूला नहीं है ये, ठीक है। फार्मूला ही सेम हो गया, फार्मूला ही डिफरेंट हो गया, इसलिए आइसोमर नहीं बन सकता। और ये देखो एक ही जैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड वाले, इसीलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड रिंग। और बेंजीन, बेंजीन आज से ध्यान रखोगे, उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इस तरह से 6 कार्बन बनाओ आप, और बेंजीन का नाम दिया जाता है। अल्टरनेट में एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाया जाता है, क्योंकि एक साथ नहीं लगा सकते ना, वहां पे हाइड्रोजन भी लगाने हैं सब पे, फिर ये हाइड्रोजन लगा दिया जाता है। तो इस तरह के जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, यानी C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये जो इस तरह से अल्टरनेट में लगाया जाता है, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बेंजीन हो गया। टॉपिक है अपना फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके बारे में समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अंदर लग जाए, यूज किया जाए, तो उसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ए ग्रुप विच डिसाइड या चेंज, डिसाइडेड, डिसाइडेड लिख देना, डिसाइडेड द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है, आपको बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको देखकर ही आप पहचानोगे वो कौन है। जैसे अल्कोहल कहीं अगर बोला जाए कि ये कौन सा ग्रुप है, कौन सी फंक्शनल ग्रुप को मेंटेन करता है, तो ये अल्कोहल का सिंबल आ जाता है OH। कहीं से इस तरह दिख जाए तो OH अल्कोहल ग्रुप आ गया। R का मतलब होता है बहुत सारे कार्बन के नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन, तो R लगा दिया यहाँ पे। अल्कोहल, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड आप इस तरह से पहचानोगे कि CHO लिखा हो। कीटोन, कीटोन आप पहचानोगे भाई C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ उसके कार्बन की चेन ये इस तरह से। फिर एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड या एसिड भी बोलते हैं, R, फिर COOH, इस तरह से। फिर उसके बाद अगर अगले बारे में बात करें, ईथर भी होता है एक, ठीक है, अल्कोहल, ईथर, ईथर लिख लिया जाता है तो ROR, इस तरह से ग्रुप आ जाता है ईथर। तो इन ग्रुप के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये है फंक्शनल ग्रुप। एस्टर भी होता है एक, एस्टर भी देख लो, उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से ये दो बीच में वो आ जाते हैं, एस्टर। तो इनकी वजह से ये प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। जो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे ग्रुप, उन्हीं को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे। अब आता है अगला, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। क्या होता है समझते हैं, ठीक है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, है ना, सेम टाइप का, सेम टाइप का, ठीक है। क्या सेम टाइप का? तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम,
फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम, ओनली डिफरेंस ऑफ CH2, डिफरेंस ऑफ CH2, या फिर इसको बोलते हैं आर करके 14, और ये हाँ 14, क्योंकि कार्बन का 12 मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 2, तो टोटल 14 AMU मास डिफरेंस। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप सेम, ओनली डिफरेंस ऑफ CH2 और 14 AMU। चेन और सीरीज, चेन या सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, उसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको वो अलग अलग तरीके से एग्जांपल बोलेगा, यहां लिखो, ये लिखो, वो करो, तो आपको कैसे करना है देखते। बोलेगा अल्कोहल का एग्जांपल दो अप टू 4 कार्बन तक, 4 कार्बन एटम तक आपको एग्जांपल देना है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो आपने क्या करना है, एक CH3 और एक OH, पहला CH3 और एक CH2 बढ़ाते जाना है, CH2 OH, दूसरा CH3 CH2 CH2 OH, फिर उसके बाद CH3 CH2 CH2 CH2, 4 हो गए, ये OH, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको 4 एग्जांपल दे देना है। अल्डिहाइड बोलेगा तो अल्डिहाइड लिख देना है। जैसे को क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई अब आप अल्डिहाइड का लिखो, ठीक है, अल्डिहाइड का अप टू 4 कार्बन तक, ठीक है ना। अल्डिहाइड का लिखना है तो भाई अब क्या करना है, पहला एक कार्बन तो उसके अंदर पहले से है, एक हो गया, दूसरे में आपने एक H पहले से लगा था, CH3 CHO, तो CH3, फिर अगले में एक और CH2 CHO, फिर CH3 CH2 CH2 और CHO, ये इस तरह से 4 बन जाएंगे, ठीक है। ये अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और एक जरूरी बात, जैसे मैं यहाँ पे कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये सब पहले डिसाइडेड है, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप में CO इकट्ठे बोला जाता है, जैसे CO CHO इस तरह से इकट्ठे बोला जाता है, तो उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो C डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। जैसे कीटोन है तो ऐसे, देखो मैंने एसिड भी लिखा था ऐसे, COOH, एस्टर है ये तो एस्टर ऐसे लिखा, तो इसमें ऐसे लिख देना है। ये CO इकट्ठा है तो एक CO को ऐसे लगाना होता है, फिर बाकी 4 बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से बना लिया 4। एसिड में देखो COOH, तो CO इस तरह से, फिर OH ऐसे, इस तरह से इसको आप ध्यान रखो, ठीक है।